नमस्कार। खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास परिसर में हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आउटलेट उत्तराखंड की पारंपरिक धरोहर और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय राजधानी में संगठित रूप में प्रस्तुत करने का एक मजबूत जरिया बनेगा और इसके जरिए न केवल राज्य की समृद्धि आएगी बल्कि इसके जरिए लोक संस्कृति को देश के सामने लाया जाएगा और साथ ही इससे स्थानीय उत्पादों को भी नए बाजार में लाने में मदद मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में राज्य के 3 होनहार कराटे चैंपियंस को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मानित किए जा रहे सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ी राज्य के उज्जवल भविष्य की नींव है। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा में अपने माता पिता के साथ ही उत्तराखंड का मान भी बढ़ाया है। इसी के साथ सीएम धामी ने इन खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा भविष्य के आयोजनों में सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो तस्वीरें देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। 3 होनहार कराटे चैंपियंस को सम्मानित किया गया और यह सम्मान सीएम धामी ने इन तीनों कराटे चैंपियंस को दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवा राज्य और देश का भविष्य है और इसी के लिए उज्जवल भविष्य की उनकी कामना भी की है और शुभकामनाएं भी दी है। साथ ही इस जीत के लिए इन खिलाड़ियों, इनके कोच और परिवार वालों को भी शुभकामनाएं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बीते दिनों अपने गृह क्षेत्र में धान की रोपाई और हर चलाते हुए नजर आए। इन तस्वीरों ने प्रदेश भर में काफी सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इसे राहुल गांधी की नकल मान रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री धामी ने सब कुछ नहीं कहा। जब देश में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी संगठन मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना कर रहा है और इसे किसानों को सशक्त और प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहा है। हम कहीं विरोध नहीं करे, धान लगाने में विरोध क्यों करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आपदा आ रही तो आप हेलीकॉप्टर से दौरा कर ले रहे हैं और आज धान रुपाई कर रहे। जब 700 से ज्यादा किसान मरे हजूर, उस समय आप बोलते तो हमको आज आपका धान लगाना अच्छा लगता। अगर आपने जो उत्तराखंड में पहले किसान ने आत्महत्या की आपकी विधानसभा में खटीमा में हुई थी, तो मैं डिप्टी लीडर था, मेरे पहुंचने के 2 दिन बाद आपने रिएक्शन दिया था। तो ये आप किसान के असली हितैषी हैं, आप मुख्यमंत्री हैं हजूर। हम तो ये कह रहे हैं मडवा, झुंगरा, हमारी माल्टा, हमारी नाशपाती, हमारी छुआरा, इनको समर्थन मूल्य करा दीजिए ना, किसानों का हित हो जाएगा। हमारे पहाड़ में तो खेती के साथ साथ हॉर्टिकल्चर का ज्यादा है, आप इसमें कर दीजिए और मैदानी क्षेत्रों के लिए भी आप कुछ कर दीजिए। गन्ने का समर्थन मूल्य आप नहीं बढ़ा पाए, आपने कैबिनेट मीटिंग में उस मामले को रखा और लेकिन उसके बाद 1 रुपया नहीं बढ़ा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर षड्यंत्र के तहत पंचायत चुनाव टालकर प्रशासक बैठाए हैं और शहरी वोटरों को पंचायत वोटर लिस्ट में शामिल कराकर बीजेपी ने चुनावी लाभ की तैयारी की। लेकिन अगर चुनाव समय पर होते तो स्थिति सामान्य रहती, लेकिन बीजेपी ने सत्ता के लालच में लोकतंत्र से खिलवाड़ किया है। कांग्रेस ने इसे वोट मैनेजमेंट की साजिश बताया है।
बीजेपी ने बहुत षड्यंत्र के तहत ये स्थिति लाई है। प्रशासक बैठाकर 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया, जबकि अगर उस समय इलेक्शन हो जाते तो स्थितियां समान नहीं थी और लोग चुनाव लड़ते, कार्यकाल पूरा हो गया था। लेकिन सरकार ने इस नियत से कि जो शहरी क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, निकाय चुनाव में जिन्होंने अपने नाम लिखाए हैं या जिन्होंने कैंटोनमेंट्स पर अपने नाम लिखाए, वो लोग 6 महीने पूरे होने के बाद पंचायत चुनाव में भी वोटिंग कर सके या चुनाव लड़ सके, ताकि बीजेपी को उसका लाभ हो सके। बीजेपी ने अपनी सरकार के दम पे उन लोगों के नाम जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लिखवाए हैं, उन्हीं वोटर्स के, ताकि उनको अतिरिक्त लाभ हो सके, और उसका नतीजा जो है आज हमारे गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक विशेषज्ञ दल हिमाचल प्रदेश में अतिवृष्टि के चलते उत्पन्न स्थितियों तथा इन हालातों से निपटने के लिए हिमाचल में शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखने और उनका अध्ययन करने के लिए जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को इसके निर्देश दिए हैं। मंगलवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थिति राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में प्रदेश में वर्षा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश न सिर्फ पड़ोसी राज्य हैं, बल्कि दोनों प्रदेशों की भौगोलिक परिस्थितियां भी एक जैसी ही हैं। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। साथ ही इन स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश में बारिश से काफी नुकसान हुआ है और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने यह भी कहा कि वहां की स्थिति को देखने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल हिमाचल प्रदेश जाएगा और वर्षा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की जाएगी, जिसके अनुसार उत्तराखंड में भी इन चीजों को मैनेज किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश न सिर्फ पड़ोसी राज्य है, बल्कि भौगोलिक स्थिति से भी ये काफी हद तक मिलते जुलते हैं। तो जिस तरह की हिमाचल प्रदेश में तरीके अपनाए जा रहे हैं, उसी से यहां पर सीखा जाएगा, जिसके लिए एक प्रतिनिधिमंडल हिमाचल प्रदेश का दौरा करेगा। मानसून सीजन में आपदा की घटनाओं को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में एसडीआरएफ की 42 टीमें तैनात की गई है और सभी टीमों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है, ताकि कोई भी घटना होने पर जल्दी रेस्क्यू अभियान शुरू किया जा सके। इसके अलावा संवेदनशील जगहों पर 8 डॉग स्क्वाड और 16% हैंडलर्स की टीमें भी नियुक्त की गई है, ताकि मलबा आने पर तत्काल खोजबीन शुरू की जा सके। मौसम विभाग आईएमडी के द्वारा इस बार मोर देन एवरेज, अबव एवरेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने पुराने साल के रेस्क्यू कहाँ हुए हैं और बाढ़ की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने हमारी टीम जो है तैनात की है पूरे उत्तराखंड में। और मानसून के दृष्टिगत रखते हुए 8 स्थानों पर 12 सब टीमें हमारी 24/7 तैनात की गई है। मतलब प्री डिप्लॉय मानसून से पहले ही 1 जुलाई से पहले हमने प्री डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। और डीएम्स और एसपी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी हमारा संवाद निरंतर बना रहता है। जलभराव की समस्या से निदान की तैयारियों और विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति जानने के लिए विधायक खजानदास ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय अवधि में गुणवत्ता के साथ कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। विधायक ने शिफ्ट करने वाले वास्तविक परिवारों को मुआवजा व आवासीय प्लॉट देने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही विभागाध्यक्ष की ओर से बताया गया है कि दिसंबर 2025 तक हर हाल में एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। एलिवेटेड रोड से वास्तविक प्रभावितों को या तो मुआवजा दिया जाएगा या फिर प्लॉट। विधायक ने कहा कि विभिन्न चौक चौराहों पर बरसात के दौरान जलभराव की दीर्घकालीन परियोजना मंजूर होने पर लोक निर्माण विभाग जलभराव की निकासी के लिए उचित व्यवस्था उस दौरान बनाए रखेगा। उसमें हम लोग चालानी आपदा को लेकर के हमारी जिलाधिकारी महोदया ने एक आदेश किया गया था
जनपद के 92 अधिकारियों को हमने ड्यूटी लगाया है। लगभग 2 वार्डों पे, जितने भी स्थानीय निकाय हैं हमारे जनपद में, उसके 2 वार्डों पर एक अधिकारी लगा करके क्लोज मॉनिटरिंग कराया गया है कि नालों की, नहरों की और नालियों की क्या स्थिति है, आपदा की स्थिति में, अतिवृष्टि की स्थिति में वो किस तरीके से हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग करके हमारे अधिकारियों ने स्थल पे जा करके अपनी रिपोर्ट तैयार की है। जो अनुभव उनको मिला है, स्थानीय लोगों से वार्ता करके वो जो समझ पाए हैं वो हमसे शेयर किए हैं। जो चेकिंग करेगा उस पर हम लोग चालानी कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि पब्लिक जागरूकता भी हमारे यहाँ उसका बहुत ज्यादा अभाव। देहरादून जिले में नियमों को ताक पर रखकर लाए जा रहे मोबाइल टावरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 30 मोबाइल टावरों को सील किया जा चुका है। डीएम समीन बंसल के मुताबिक मोबाइल टावर केवल कंपनी और उपभोक्ता के बीच का सौदा नहीं, बल्कि उसका असर आसपास के पूरे क्षेत्र पर भी देखा जाता है। यदि कोई टावर असुरक्षित भवन या बिना रजिस्ट्रेशन के जमीन पर लगाया गया है तो वो पूरे मोहल्ले के लिए खतरा भी बन सकता है। बिना अनुमति संचालित हो रहे टावरों पर भी अब सख्त कार्रवाई हो रही है। प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर टावर तकनीकी और कानूनी मानकों पर खरा उतरे। फिलहाल 30 टावरों को सील किया जा चुका है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मोबाइल टावर सिर्फ कंपनी और इंटेंडेड कंज्यूमर्स के बीच की ट्रांजैक्शन नहीं है, वो कम्युनिटी एज अ होल को अफेक्ट करती है, स्टेट एज अ होल को अफेक्ट करती है। यदि अनसेफ भवन पे कोई मोबाइल टावर लग रहा है तो वो न सिर्फ उस भवन स्वामी के लिए बल्कि पूरे नेबरहुड के लिए एक हजार्ड है। उसमें अगर कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट हो गया तो कई सारा क्षेत्र और फैमिलीज इफेक्ट होंगी। सेकेंडली, अगर वो सरफेस पे भी लग रहा है, जमीन पे भी लग रहा है और उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है तो स्टेट को राजस्व की हानि हो रही है, क्योंकि वो स्टैंप शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं कर पा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर इन दिनों गांवों में चुनावी माहौल नजर आ रहा है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। इसी क्रम में जिले के सभी 11 ब्लॉकों और जिला पंचायत कार्यालय में नामांकन पत्रों की जांच हुई। अल्मोड़ा जिले में ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, बीडीसी और इसके साथ जिला पंचायत सदस्य के कुल 9,838 पदों के लिए 6,883 नामांकन हुए हैं। वहीं जिला पंचायत में 45 सीटों के लिए 205 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट सामने आएगी। जैसा कि निर्देश है, तो अभी तक हमने जो है 2:30 बजे तक लगभग 37 नामांकन हमने जो है चेक कर लिए हैं। अभी प्रक्रिया अभी चली रही है, लोग अभी आ भी रहे हैं और जिनकी जो चीजें हैं उनको दिखा भी रहे हैं, जहां ऑप्शन उनको रिमूव भी करा रहे हैं। तो 37 लोगों का अब तक जो है हम लोग जांच कर चुके हैं। नहीं, ऐसा कहीं पे भी कोई विरोध नहीं है और ऐसा कोई पत्र पाया भी नहीं गया है। छोटी मोटी लिपि की त्रुटि उसको हम लोग खुद देख ले रहे हैं, उसको हम ठीक भी करवा दे रहे हैं प्रत्याशी से। तो ये पूरी 205 नामांकन हुए हैं। जापान में से भारत के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के पौड़ी के लाल उत्तम सिंह रावत ने जापान में आयोजित एशिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए बेंच प्रेस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इसके साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया। उत्तम सिंह रावत ने बताया कि दुनिया के 25 देशों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे उत्तम ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। तो खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर जापान में चैंपियनशिप में उत्तराखंड के लाल ने कमाल दिखाया है। चैंपियनशिप में रावत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है और विदेश में भी भारत का नाम रोशन किया है उत्तम सिंह रावत ने। यहां पर जो
चैंपियनशिप हुई उसमें सिल्वर पदक अपने हासिल कर देश का सम्मान उत्तम सिंह रावत ने बढ़ाया है। तो तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से जो है जापान में चैंपियनशिप हुई उसमें उत्तराखंड के उत्तम सिंह रावत ने जिसमें मेरे को सिल्वर मेडल मिला है और जिसमें मैं बोलता हूँ कि 22 से ज़्यादा कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। हांगकांग, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, इंडोनेशिया, चाइना, ईरान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, इंडिया, मलेशिया और भी काफ़ी कंट्रीज थी, जिसमें मैं स्पेशल थैंक बोलता हूँ मैं अपने पावर लिफ्टिंग कोच मिस्टर महेश जी को, जो मेरे छोटे चाचा जी भी हैं। हमने बचपन से उनको काफ़ी देखा गेम करते हुए, जिन्होंने अपनी लाइफ में वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफ़ी रिकॉर्ड होल्डर बनाया। इंडिया में वो रिकॉर्ड होल्डर रहे अपने टाइम पे और वो पावर लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं 25 साल से ज़्यादा। दूसरे मेरे कोच हैं मेरे ट्रांसफॉर्मेशन कोच मेरे बड़े भाई जसवंत रावत जी, जिन्होंने मेरा वेट 95 से 74 kg किया। मंत्री गणेश जोशी ने ऋषिकेश पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ मिलकर प्रदेशीय मौन परिषद उत्तराखंड के उपाध्यक्ष गिरीश डोभाल के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मंत्री गणेश जोशी ने मौन पालन से काश्तकारों को हो रहे लाभ की जानकारी दी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में क्या क्या विकास कार्य हो रहे हैं उनके बारे में भी बताया है। तो तस्वीरें देख सकते हैं ऋषिकेश से, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे हैं और उद्घाटन कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया है। पूर्व मंत्री भी यहां पर देखे जा सकते हैं, इसी के साथ पौधारोपण भी किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते नजर आए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी प्रदेशीय मौन परिषद कार्यालय का उद्घाटन किया है और प्रदेशीय मौन परिषद कार्यालय के उद्घाटन के बाद में के दौरान यहां पर पौधारोपण भी किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यह पौधारोपण किया गया है और सभी से यहां पर पौधारोपण की अपील की गई और सिर्फ उन्होंने कहा कि पौधा लगाया जाए बल्कि उसका संरक्षण करना भी बेहद जरूरी है, ताकि पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है उसको बचाया जा सके। करोड़ किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा डालने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आज केंद्र की कई योजनाएं प्रदेशों में चल रही है, जिसका लाभ हमारे किसान ले रहे हैं और किसान आत्मनिर्भर हो रहा है, मजबूत हो रहा है। आज मौन पालन बोर्ड के हमारे जो राज्य मंत्री हैं, मैं उनके कैंप करने का दंड करने यहाँ पर आया। आज हनी के क्षेत्र में आज 10,000 से अधिक किसान हमारे इससे जुड़े हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। और यहाँ का जो शहद है, क्योंकि आम लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं होता, जैसे हमारा जामुन का शहद है, लीची का शहद है। कृपा करेंगे। केदार घाटी और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। मंदाकिनी सहित सहायक नदियां निरंतर उफान पर है। उखीमठ में पाली सरूणा गांव को जोड़ने वाले मोटरमार्ग पर जगह जगह भूस्खलन होने से यातायात बाधित हो गया है। ताला दुर्गाधार मोटरमार्ग पर ताला के पास पुस्ता ढहने से मोटरमार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी बाधित हो गई है। ताला तोक के निचले हिस्से में आकाश कामिनी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण भूस्खलन होने से कई परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। तो उखीमठ से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद अब नदियां भी उफान पर आ चुकी हैं। भूस्खलन होने से यातायात भी बाधित हो रहा है। साथ ही जो नदी किनारे जो लोग बसे हैं उनके लिए भी अब चिंता की बात खड़ी होने लगी है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लगातार हो रही बारिश से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो भूस्खलन होने से रास्ते जो है बंद हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नदियों का भी जलस्तर बढ़ने से लोगों को काफी परेशानी होने लगी है। नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को चेतावनी भी लगातार प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही है और जिस तरह से जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर लोगों में दहशत का माहौल भी देखने को मिला है। इतना नहीं, जो दो क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें हैं वहां पर भी असर इसका देखा जा रहा है। कई जगह ऐसी भी है जहां पर सड़कों पर पानी भी आ गया है और आवाजाही में भी काफी परेशानी सामना करना पड़ रहा है।
उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है और इस बीच एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि आज प्रदेश के अधिकतर जगहों में बारिश देखने को मिलेगी। देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं 10 और 11 तारीख को हल्की बारिश रहेगी। रेंज है वो देहरादून है, टेहरी है, नैनीताल है या बागेश्वर है, इनमें कल भी मिलने की संभावना हैवी रेंज जो उनमें डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेगी। साथ ही ज्यादातर जगहों में आज और कल जो है हल्की से मध्यम बारिश वो रहेगी। लेकिन जब आप 10-11 में देख रहे हैं तो एक्टिविटी कम है, हल्की से मध्यम तक की अनेक जगहों तक में रहेगी। एका दुका जो हैवी रेन है नैनीताल है, बागेश्वर में, इसमें थोड़ी संभावना दिखती है। अदरवाइज मैं बोलूंगा कि जो है हल्की से मध्यम बारिश जो परसों चौथे में वो रहेगी ज्यादातर जगहों में। और उसके बाद 12-13 में जब आप जाते हैं तब थोड़ी वापस एक्टिविटी बढ़नी शुरू होगी और नॉर्मल के आसपास तब जो है एक्टिविटी रहेगी। उत्तराखंड में पर्यावरण पर्व हरेला को लेकर राज्य सरकार प्रदेश भर में पौधारोपण कर रही है। मदरसों में बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी हरेला पर्व मनाया जाएगा, जिसके तहत हर मदरसे में पौधारोपण किया जाएगा। उत्तराखंड मदरसे बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि हरेला पर्व के लिए सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। प्रदेश के हर एक मदरसों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम के तहत एक पेड़ मां के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अभी हमने जो हरेला हमारा पर्व आ रहा है उस पे हमने पिछले विगत वर्ष भी हमने जो है वो अपने मदरसों के अंदर हरियाला पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया था। हर्षोल्लास के साथ ही ये भी हम एक पेड़ मां के नाम हर मदरसे में लगाएंगे और हमने उसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। ऋषिकेश तपोवन के ब्रह्मपुरी राम तपस्या आश्रम के घाट पर स्नान करने आई एक मां बेटी की जोड़ी गंगा नदी में स्नान करने के दौरान तेज बहाव के चलते डूब गई। तो वहीं डूबने वाली मां बेटी की पहचान मनु उपाध्याय, पत्नी मनीष उपाध्याय और गौरी पुत्री मनीष उपाध्याय, जिसकी उम्र 18 साल, मोरियाना मध्य प्रदेश के रूप में की गई है, जिसको एसडीआरएफ टीम की ओर से चलाए गए सर्चिंग अभियान के तहत गंगा में डूबी मां बेटी की खोजबीन चलाई जा रही है। तो ऋषिकेश से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर गंगा नदी में 2 मां और बेटी की डूबने की खबर सामने आई है। सूचना तुरंत एसडीआरएफ की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने महिला और उसकी बेटी की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये दोनों मां बेटी गंगा में उतरी थी और इस दौरान बहाव की चपेट में आकर वो दोनों गंगा के बहाव में डूब गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार खोजबीन की जा रही है महिलाओं की। बताया जा रहा है कि ये दोनों मां बेटी नदी में नहाने के लिए उतरी थी, लेकिन बहाव आने की वजह से ये दोनों गंगा नदी में ही डूब गई। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या